हेलो दोस्तों। हेलो 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 हेलो। चलिए जल्दी से लाइव आइएगा। मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेक्चर नंबर 1 की। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि भैया आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेक्चर नंबर 1 की बात करने वाले हैं। तो भाई चलिए, मजेदार सा लेक्चर शुरू होने वाला है ना। एक नया लेक्चर, नया चैप्टर, और इस चैप्टर में ज्यादा चीजें है नहीं, है ना। है ना, ज्यादा चीजें है नहीं है। छोटा कंसेप्ट है, छोटी सी बातें है ना। तो चीजों को समझते चलेंगे, मजे लेते चलेंगे, क्या क्या बातें होगी समझेंगे। सर टुडेज गोल, आज का गोल क्या होगा? अगर हम आज के गोल की बात करें दोस्तों, तो आज जो गोल होने वाला है, आज जो गोल होने वाला है, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। देखिए बच्चों, क्या बात होने वाली है, चलिए समझते हैं। देखिए, आज जो टॉपिक रहेगा सर, आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे, तो टॉपिक को बड़ा ध्यान से देखिएगा। सर पहली बात जो हम करने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ेंगे सर फ्लक्स, या जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। यानी कि सर जी, चुंबकीय फ्लक्स पर बात करेंगे हम लोग। अब ये फ्लक्स को हिंदी में देख लेना कैसे लिखेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। सेकेंड बात करेंगे दोस्तों, दो ही बात आज हो पाएगी। इसमें पढ़ेंगे सर फैराडे लॉ, फैराडे फैराडेज लॉ, है ना। यानी कि सर फैराडे के नियम, माइकल फैराडे, फैराडे के नियम, दोनों बातों को बहुत डिटेल समझेंगे। मजेदार सा कंसेप्ट है ना। इन दो चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ये जो दो टॉपिक होंगे, और जो फैराडे लॉ होता है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल सरप्लस, और क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखेंगे चीजों को। ठीक। तो एक बार सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे प्यारे से एप ग्रेविटी गुरु में, प्यारी सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो पोर्शन होने वाला है मजेदार होगा। ये कंसेप्ट जिसके समझ में नहीं आएगा दोस्तों, मैं बता दे रहा हूं, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, है ना। ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इस लेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या बातें होगी। तो सर सबसे पहला जो टॉपिक होगा, वो होगा सर जी हमारे पास, तो भैया हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये शुरू हो रहा है जी मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स की बात करने वाले हैं। तो ये क्या होता है जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर फाई बी से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे दोस्त? फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब आपको याद होगा, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था फाई ई। क्या होता था दोस्त? फाई ई। तो याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स सेम होगा, फाई बी। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको याद है? अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों को याद होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे सर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, बस इतनी बात करने वाले हैं। तो भाई आप लोगों को याद होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, हम मजेदार से कंसेप्ट को समझने वाले हैं, है ना। तो मैं भैया मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? तो बोल सकते हैं सर कि किसी भी, है ना, किसी सरफेस से या किसी भी बंद सरफेस से सर गुजरने वाला कुल बल रेखाओं की संख्या, है ना। अब क्या बोलेंगे सर जी यहां पर, कि हम बोल सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल
रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को सर हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये चुंबकीय फ्लक्स अपना क्या हो गया सर जी? हो जाएगा। अब एक बात समझिएगा सर, यहां पर बल रेखा, अब ये जो बल रेखा है दोस्त, ये जो आपने यहां पर देख पा रहे होंगे बल रेखा, अब ये जो बल रेखा है, ये कौन सी बल रेखा होती है दोस्त? ये होती है आपके पास चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा, याद रखिएगा दोस्त, ये कौन सी बल रेखा होती है? तो भैया अपने पास चुंबकीय बल रेखा होती है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को सर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी सर ये बल रेखा कौन सी है? तो सर ये चुंबकीय बल रेखा है, ये विद्युत बल रेखा नहीं है। भाई किसी को नहीं याद? भैया जो चुंबकीय फ्लक्स है किसी को याद नहीं है? अरे भाई चुंबकीय फ्लक्स जो है वही मैग्नेटिक फ्लक्स है, बस वहां चुंबकीय बल रेखा चलती थी, यहाँ पर क्या चले, सॉरी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती थी, यानी कि सर आपके पास विद्युत बल रेखा चलती थी, यहाँ पर सर जी चुंबकीय बल रेखा चलेगी। यार याद नहीं है तो फिर क्या बात है यार, तो यार उतनी सारी चीजें तो पढ़ाई हुई है। हाँ, आप भूलते जा रहे हैं यार, क्या कैसे करेंगे आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। तो चलो क्या बात बोलते हैं सर, अगर मेरे पास कोई सरफेस है, अब देखो सरफेस होने का मतलब समझते हैं। मैंने कहा दोस्त कि मेरे पास कोई सरफेस है, मान के चलिए ये सरफेस हम यहां पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, हमने ये सरफेस कंसीडर किया। अब इस सरफेस से जितनी बल रेखाएं पास होने वाली है मेरे प्यारे मित्र, जितनी भी बल रेखा अपने पास क्या होगी, जितनी भी बल रेखा अपने पास पास होने वाली है, उन सभी बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे सर जी? चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। चुंबकीय क्या बोलते हैं सर? फ्लक्स बोल देते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा सर जी? चुंबकीय फ्लक्स होगा। बात समझेंगे? बात समझेंगे, क्या बात मैं बोलने जा रहा हूं उसको समझिएगा बड़ा मजेदार तरीके से। तो मैंने कहा मेरे दोस्त, अगर आप लोगों के पास, अगर आप लोग ये बात को समझे तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये बात कह सकता हूं कि आपके पास सर ये जो सरफेस था, इस सरफेस से जितने भी फील्ड लाइन पास हो रही है, जितनी भी फील्ड लाइन पास हो रही है सर, उसे ही हम क्या बोलते हैं सर? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, जिसे हम फाई बी से डिनोट करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं सर जी, ये बी वेक्टर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये जो देख पा रहे हैं दोस्त, ये जो होता है सर, ये एरिया है। ये क्या है बच्चों? एरिया है। ठीक है, ये एरिया है अपने पास। तो इस एरिया से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगी, मतलब सर जी कितनी पास हो रही है, अगर आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे मित्र, तो सर जी एक पास हो गई ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और ये सातवीं। ठीक है, ये सात ही अपने पास फील्ड लाइन पास हो रही है। तो मैं क्या बोलूंगा एक एग्जाम्पल के तौर पर कि सर जी हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 7 होगा। अरे एक रैंडम तरीका बता रहा हूं, ये नहीं होता है, लेकिन क्या बोल रहा है सर? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। दिस मीन्स, अगर मैंने बोला सर 7 यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है इस एरिया से, तो सर इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देंगे। ठीक है, इतनी बात अपने को याद रखनी है। अब अगर मैं आप लोगों को एक बात बोलूं प्यारे से बच्चों, क्या बात बनेगी सर जी? तो बात ये बनने वाली है, मैंने कहा सर अपने पास ये, यहां पर ध्यान से देखना, मैंने ये जो बनाया है, ये जो बना रहे हैं आप लोग, ये देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं सर जी, अगर मैं यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करूं, छुटका सा एरिया कंसीडर करूं, ये छुटका सा एरिया कंसीडर करूं, तो सर छुटका सा एरिया की जो डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं बच्चों डी एस वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? डी एस वेक्टर। सर छुटका सा वेक्टर की डायरेक्शन, यानी यहां पर एरिया वेक्टर आपको चूज करना पड़ेगा, बिना एरिया वेक्टर चूज करे काम नहीं चलने वाला दोस्त। ठीक है, अब अगर आपके मन में आएगा सर कि अगर हम इस एरिया को ऐसे ले ले, तो इस एरिया को थोड़ा सा हम बेंड कर दे, तिरछा कर दे ऐसे, बहुत बढ़िया सर जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर कुछ ऐसे पास हो जाए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करते हैं कुछ ऐसे पास हो जाए दोस्त, ऐसे, इसको फील कीजिएगा, है ना, ऐसे। तो अब मैंने क्या बोला दोस्त, इस बात को समझेंगे। और मैं यहां पर एक बात और ये कह देना चाहूंगा कि सर अगर यहां से छुटका सा एरिया लेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन आप दिखाएंगे वो डायरेक्शन कुछ ऐसी होने वाली है। ये डायरेक्शन हमने एरिया की दिखाया। तो बच्चों मैंने ये बात बोला, ये जो आप देख रहे हैं ये डीएस वेक्टर की डायरेक्शन है, मतलब मैंने यहाँ पर एक छुटका सा एरिया कंसीडर किया, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। और बच्चों
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी। तो क्या ये एरिया वेक्टर बी वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा है जिसको हम बोलते हैं थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, थीटा बोलते हैं। यार बात तो चेंज हो गई, अब तो बातें चेंज हो गई। सर क्या बातें चेंज हुई, ध्यान से देखो। इसके हिसाब से तो एंगल 0 डिग्री बन रहा था, इसके हिसाब से एंगल थीटा डिग्री बन गया। हाँ सर, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद होगा मेरे प्यारे मित्रों। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैंने बताया था आपको, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई ई इज इक्वल टू सर ई डी एस, और ये लिखा था हमने कॉस थीटा। आप सभी को याद आ रहा होगा। इसी का वेक्टर फॉर्म कहीं ना कहीं हमने फ्लक्स जो देखा था, फाई इज इक्वल टू सर इसको लिखा था ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, आप लोगों को याद होगा। ये हमने सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लिखा था, ये आपको याद आना चाहिए, है ना। प्यारे मित्रों आप लोग यार किसी ने भी कमेंट नहीं किया, किसी ने भी नहीं बताया, लक्ष्मी जी सॉरी हाँ लक्ष्मी जी, शिवानी जी और विनय भाई, क्या आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद नहीं है? ईमानदारी से बताइएगा, हाँ ईमानदारी से बताइएगा। तो अब ध्यान से देखा जाए तो यहां पर समझते हैं दोस्त, अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना चाहूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं फाई बी से डिनोट करूंगा और इसको लिखूंगा दोस्त सर बी, अब ये हो जाएगा इंटू डी एस, क्योंकि यहां तो एंगल नहीं बन रहा, यहां तो एंगल नहीं बना, कोई दिक्कत? जी सर याद है, बहुत बढ़िया। और अगर इसी का वेक्टर फॉर्म लिखे तो सर ये हो जाएगा आपके पास बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर कॉस थीटा लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कॉस थीटा लिखा जा सकता है। लेकिन याद रखना सर डीएस वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन में 0 डिग्री बनता है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 को छोड़ देते हैं, याद रखेंगे। यहां याद रखो सर, यहां पर देखेंगे तो ये बन रहा है सर जी ई, यानी अगर मैं बात करूं फ्लक्स की तो फाई, और ये हो जाएगा सर जी अपने पास बी, और इज इक्वल टू ये बन जाएगा बी डी एस। अब यहां पर सही कॉस थीटा लिखने में मजा आएगा। क्यों मजा आएगा भाई? सर डीएस के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट मेरे प्यारे मित्र, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाता है, एंगल के साथ जो कंपोनेंट बनता है सर उसको कॉस थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। और इसको डीएस साइन थीटा बोलते हैं, है कि नहीं? तो भाई क्या बन जाएगा आपके पास सर बी, बी के साथ जो कंपोनेंट बनेगा ये हो जाएगा डीएस कॉस थीटा। और इसी को अगर लिखा जाए तो कहीं ना कहीं सर बी वेक्टर और ये आ जाएगा डॉट डीएस वेक्टर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या इतना फ्लक्स आप लोगों को समझ में आया? क्या ये फ्लक्स आप लोगों को समझ में आया? जल्दी से बताइएगा, यस या नो में रिप्लाई कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों धीरे पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, दो ही चीज पढ़नी है आज मुझे, दो ही चीज पढ़ानी है, ये दो ही चीज पढ़ाऊंगा और ये दो चीजों में बहुत समय जाएगा, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है भाई, ठीक है। बेसिक आपको पता होनी चाहिए, देन तब आप चीजों को पढ़ पाएंगे अच्छे से। जल्दी बताइएगा, जल्दी से बता दीजिए भाई, क्या समझ में आया क्या? चलिए भाई, नहीं बताते हैं कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स को समझा, मैग्नेटिक फ्लक्स, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स हमने समझा, और ये फाई बी हुआ। जो बातें हुई उन बातों को मैं समझाने की एक बार फिर से कोशिश करता हूं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि जो आपके पास फाई बी है वो आप लोग देखे तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं सर बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर है, या इसी को हम लोगों ने दोस्त बोला बी और ये डी एस, और इसको हमने कहा था कॉस थीटा। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं क्या कहता हूं, ध्यान से समझिएगा। सर इतनी बातें तो समझ में आ गई, तो भैया थीटा की वैल्यू क्या चेंज होने वाली है? अब बोलेंगे यस सर थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है। मैंने कहा बच्चों इफ है ना, थोड़ी देर वो थीटा को चेंज करते हैं, अभी ध्यान से देखो, पहले यहां पर चलते हैं। इतनी बातें हो गई सर, ठीक है। तो क्या मैं यहां पर ऐसा यूनिट बता सकता हूं, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स? तो अगर मैं फ्लक्स की एसआई यूनिट पर चर्चा करूं मेरे दोस्त, अगर मैं फ्लक्स की एसआई यूनिट पर चर्चा करूं तो फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होगी वो हो जाएगी सर जी, अगर बी है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है मतलब टेस्ला इसका मैग्नेट होता है। और अगर मैं बात करूं सर डीएस है मतलब सर एरिया वेक्टर है, मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा।
या इसी का एक और नेम होता है दोस्त, वेबर। क्या होता है दोस्त? वेबर, जिसको जिसका सिंबलिक फॉर्म होता है WB, वेबर, जो फेमस यूनिट है दोस्त। आपको कोई यूनिट याद ना रखते हुए इस यूनिट को याद रखना चाहिए। दिस इज अ सर फेमस यूनिट, या सर जी फेमस यूनिट है ना। कहीं पर भी अगर फ्लक्स होगा तो सर वेबर लिख करके आएगा। बातें समझ में आ रही है बच्चों? इसका डायमेंशन फार्मूला भी होता है, तो हम इसका डायमेंशन फार्मूला देख लेते हैं। डायमेंशन अगर पूरा लिखे तो लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। डायमेंशन फॉर्मूला, अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है मित्र, वो होता है, अब ध्यान से देखो, अब डायमेंशन फॉर्मूला बनाना थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है। कैसे? ध्यान से सुनो। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, बी इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे सर? अगर मैं बी इज इक्वल टू देखूं तो बी इज इक्वल टू, आप लोग अगर देखें, क्योंकि मुझे टेस्ला की बात करनी है, तो ये होता है सर QVB, और ये था साइन थीटा। जहां थीटा की वैल्यू सर 90 डिग्री होती है तो मैं इसको हटा देता हूं, कॉस साइन 90 की वैल्यू होती है 1, छोड़ दीजिए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ सर, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू QVB। तो अगर मुझे बी चाहिए तो सर फोर्स अपान क्या आ जाएगा? QV आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो फोर्स का अपने पास डायमेंशन फार्मूला, क्या एक डायमेंशन फार्मूला और लिखा जा सकता है इसका? हाँ सर जी, एक डायमेंशन फार्मूला और लिख दीजिए, और याद कर लेंगे हम लोग। एक डायमेंशन फार्मूला सर, न्यूटन पर कुलम, क्या हो जाएगा दोस्त? सर जी न्यूटन पर सर कुलम इंटू सर क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर सेकेंड चला जाएगा, और इंटू, क्योंकि वेलोसिटी है ना, और ये कितना था? मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, तो मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं, इस बात को मैं ऐसे लिख रहा हूं दोस्त, कि सर न्यूटन, सर ये आ जाएगा आपके पास मीटर, और ये आ जाएगा सेकेंड, और ये अपान में क्या आएगा? कुलम। ये आ सकता है। ठीक है, तो भाई यहां पर ध्यान से देखोगे तो फोर्स का होता है ML T⁻⁻², पूरे के बटे में सर चार्ज है Q मतलब सर 80, और सर वेलोसिटी आता है L T⁻⁻1। ये बात होनी चाहिए। अब बच्चों ये तो बी का हो गया सर जी, अपने पास DS मीटर था, इसका मतलब ये बात तो अपन बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां से समझा देते हैं अभी। ये हो जाएगा M, सर जी ये L से L कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है सर, बच गया अपने पास T, A ऊपर चला जाएगा तो A इनवर्स, और भैया T से T कट गया तो ये हो जाएगा T⁻²। तो कहीं ना कहीं मुझे अगर डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो मैं डायमेंशन फार्मूला लिख सकता हूं सर, अपने पास DS है मतलब L स्क्वायर आएगा, आ जाएगा ML²A⁻⁻1 और T⁻⁻2 होगा। क्या बातें समझ में आई? आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें कई बार पूछ ली जाती है और हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। ठीक है ना, ये हमें याद बिल्कुल नहीं रहता, पर याद तो रखना पड़ेगा मेरे मित्र, बिना याद रखे काम चलने वाला नहीं है। ठीक है ना, क्या इतनी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आपने देखा सर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई भी, सर इसकी ऐसा यूनिट भी देख लिया, सर इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी देख लिया। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला मेरे प्यारे मित्रों ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये तो मैं निकाल के बताना चाह रहा था आपको कि कैसे निकलता है। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? क्या किसी को कोई डाउट है? जल्दी से प्लीज क्लियर करे। क्या किसी को कोई डाउट है? जल्दी से क्लियर करें। ठीक है, आगे बढ़े। भाई यार कोई कमेंट नहीं करता है, चलो हटाओ, मत करो भाई, अब क्या कर लूं मैं, अब नहीं बोलने वाला मैं, कमेंट कीजिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, अब तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई दो तीन बातों को समझिएगा, अब मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं, यहां पर समझिए, है ना। तो कुछ अच्छी अच्छी बातों को समझने की कोशिश करते हैं भाई, क्या अच्छी अच्छी बातें होने वाली है। ठीक है, ओके। तो भाई चलो ठीक है, कमेंट आ गए हैं, जी जी जी, है ना। चलिए अब कुछ बातें बताता हूं। हमने देखा फ्लक्स फाई बी की वैल्यू, सर फाई बी इज इक्वल टू, सर जी हमने देखा BDS, और ये देखा हम लोगों ने कॉस थीटा। आप बोलेंगे हाँ सर जी हमने तो ये देखा, बस। अब कुछ बातें आपको सिखा रहा हूं, उन बातों को समझिएगा, उन बातों को समझिए। भाई पहली बात क्या होगी
कि अगर मैं एक बात कह रहा हूं, है ना सर एंगल, ये एंगल याद रखना, कहीं ना कहीं जो एंगल आप देख पा रहे हैं, मैं यहां दिख रहा हूं, ये जो एंगल देख पा रहे हैं, जो एंगल बन रहा है बच्चों, जो एंगल है आपके पास, एंगल एंगल जो थीटा बन रहा है, थीटा, ये ऑलवेज कहां बन रहा है बच्चों, है ना, कहां बन रहा है सर, ये होता है बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन सर जी क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर मतलब डीएस वेक्टर एंड सर जी बी वेक्टर होता है। इस बात को याद रख लेना दोस्त, कई बच्चे इस बात को भूल जाते हैं कि जो आप एरिया वेक्टर लिख रहे हैं, सॉरी एंगल बना रहे हैं, वो किसके बिटवीन का होता है, क्योंकि यहां से मैंने देखा है, मैं स्कूलों में पढ़ाता हूं, मैंने जेई नीट पढ़ाया है ना, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो भाई वो कहां गलती कर जाते हैं अभी आपको पता चले, कि छोटी सी बात बताऊंगा, वहां पर बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है ना, देखेंगे कहां गलती होगी, अभी थोड़ी देर बाद देखता हूं, अभी थोड़ी देर बाद बताने की कोशिश करेंगे, पहले समझिए, पहले कुछ बातें लिख पा रहा हूं सर। सबसे पहली बात, कॉस थीटा को छोड़ो, अभी थीटा को चेंज करेंगे 0 डिग्री 90 डिग्री, और उससे अपने को मतलब नहीं होना चाहिए, अभी जो मैं बात बोल रहा हूं वो समझो सर। सबसे पहली बात हम देखने वाले हैं सर, फॉर क्या जाएगा सर जी, एरिया वेक्टर, पहली बात समझने वाले हैं एरिया वेक्टर के लिए, ठीक है, और दूसरी बात देखने वाले हैं दोस्तों, सेकंड जो बात आप करेंगे तो हम बोल सकते हैं बच्चों फॉर एरिया, देखो दोनों में डिफरेंस है, पहले मैंने बोला एरिया वेक्टर और सेकंड मैंने बोला बच्चों एरिया। सिमिलरली आप यहां पर भी ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो मैंने बोला हम यहां पर एरिया वेक्टर ले रहे हैं और सर जी एरिया ले रहे हैं, तो इन दोनों बातों को समझेंगे। अब सुनो क्या बातें बनेगी उसको समझते हैं। अगर मैंने बोला बच्चों, यहां पर ध्यान से सुनते चलिएगा, अगर मैंने कहा कि सर अगर एरिया जो है आपके पास, जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन यानी सर एरिया वेक्टर मतलब जो सर सदिश सदिश क्षेत्रफल होता है, जो सदिश क्षेत्रफल होता है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मिल जाए, सर लंबवत मिल जाए, तो भाई याद रखिएगा, देन आप लोगों के पास, अगर मैंने बोला एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, अगर एरिया वेक्टर क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर है, तो इस बात को याद रख लेना, जो मैग्नेटिक, देन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी बच्चों वो ऑलवेज जीरो होगी, क्या होगी, ऑलवेज जीरो। और अगर इस बात को समझे, इस बात को समझाने का जो तरीका है मेरा दोस्त, मैं इसको अगर मैथमेटिकली लिखूं तो कहीं ना कहीं मैं मैथमेटिकली ये बोल सकता हूं सर जी की जो अपने पास डीएस जो होता है वो अगर ऑलवेज परपेंडिकुलर है सर बी के, तो मैं बोल सकता हूं देन सर जी जो फाई होगा, फाई आप लोगों के पास वो ऑलवेज कितना होगा, जीरो होगा, वो ऑलवेज जीरो होगा। लेकिन यहां पर ध्यान से देखे, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग, कि अगर मैं इसको यहां लेकर के आ गया हूं और मैंने बोला जो एरिया वेक्टर है मेरे प्यारे मित्रों, जो एरिया वेक्टर हम लेकर के चल रहे हैं, वो एरिया वेक्टर क्या है अपने पास, तो एरिया वेक्टर को हम लेते हैं भाई, एक मिनट, एरिया वेक्टर को हम ले रहे हैं सर जी पैरेलल। अगर मैंने बोला एरिया वेक्टर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, देन बच्चों मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा वो कहीं ना कहीं जीरो नहीं होगा सर, पैरेलल। अब ध्यान से, अभी मैं समझाऊंगा, अभी तो लिख दे रहा हूं, फिर समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जी कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, सर ये हो जाएगा मैक्सिमम, क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा, है ना, क्या होने वाला है प्रिय मित्र, ये होगा मैक्सिमम, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे क्या होने वाला है, चलिए अब यहां पर ध्यान से देखते हैं, फॉर एरिया की बात करने वाले हैं तो एरिया को समझते हैं। अगर मैंने बोला बच्चों इसी को चलो कॉपी करके ला लेके यहां पर, हाँ सर जी इसी को कॉपी करके लाए, तो ये ला लिए सर जी, पर याद रखेंगे दोस्त, ये जो वेक्टर लिखा है वेक्टर को मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है ना, ये डीएस को यहां से हटाएंगे, अभी ध्यान से देखना क्या क्या बातें लिखूंगा, और मैं इसी बात को, एक मिनट,
इसी बात को यहां से उठा करके यहां लाते हैं, एंड मैंने बोला यही बात को मैं यहां पर भी कॉपी करके रख देता हूं, जिससे और मजा आएगा समझाने में और चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अब सुनो, अगर एरिया परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, देन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा दोस्तों वो आपके पास क्या होने वाला है सर, वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा सर, अगर एरिया इस पैरेलल, एरिया क्या होने वाला है मेरे भाई सर, अगर ये क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, अगर एरिया पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो। इस बात को याद रख लेना। ठीक है, इस बात को याद रख लेना, है ना। यहां पर याद रखेंगे सर, जो एरिया रहेगा, एरिया ही लिख देता हूं उसको, एरिया इज परपेंडिकुलर, एरिया इज परपेंडिकुलर, और यहां पर याद रखना बच्चों, एरिया इज पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया भाई, यही बातें, यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को कहां पर पढ़ाया था, याद रखिएगा। तो आप लोग बोलेंगे सर आपने हमें पढ़ाए थे, हमें मालूम है सर जी कहां पर पढ़ाए थे। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि हमने आप लोगों को पढ़ाया था कब? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही चीजें बताई थी। किसमें बताई थी दोस्त? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही सारी चीजें बताई थी। ध्यान से देखिएगा क्या बातें थी वो। चलो समझते हैं, समझे? तो भाई समझो सर डायग्राम कैसे लेंगे, डायग्राम कैसे लेंगे, डायग्राम कैसे लेंगे? हाँ एक मिनट, एक सेकंड दोस्तों। मैंने कहा प्यारे बच्चों, ये मेरे पास एक असाइनमेंट फाइल है, ठीक है, तो इसी से समझते हैं। मैंने कहा दोस्त ये मेरे पास एरिया है, क्या है समझ में आ रहा है? ये सर जी एरिया है, क्या है अपने पास? ये एरिया है। अगर ये हमारे पास एरिया है, तो भाई अगर मैंने पहली बात बोल रहा हूं, यहां समझते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया वेक्टर को समझिएगा, फिर से बता रहा हूं, वही बातें सर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करी थी, यहां पर भी कर रहे हैं। मैंने बोला एरिया जो दिख रहा है सर, एरिया सदिश राशि नहीं होती है, पर यहां पर एरिया वेक्टर बोल रहे हैं, मतलब सर कहीं ना कहीं हम एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट। इस एरिया में एक मैं छोटा सा एलिमेंट तोड़ूंगा, छोटा सा एलिमेंट तोड़ूंगा, जिसको मैं एरिया वेक्टर बोलने वाला हूं, जिसको मैं क्या बोलने वाला हूं? एरिया वेक्टर बोलने वाला हूं। तब ध्यान से सुनना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है। जो सरफेस दिख रही है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है ना। जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात दोस्तों, अब मैं जो बात बता रहा हूं उसको समझिएगा। सर क्या है? सबसे पहली बात सर, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एरिया वेक्टर अगर बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर बना देता हूं, जिससे आपको समझ में आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप ये याद रख लेना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हमें है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बना दिया। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, अब एरिया वेक्टर तो ऐसा होगा सर, इस सरफेस से बाहर की ओर होगा, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ऐसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होने का मतलब ऐसा होना चाहिए, ऊपर की ओर, है कि नहीं? ऊपर की ओर होना चाहिए। अब मेरे को बताओ, अगर ऐसा है तो क्या मैं ये सरफेस को ऐसे रखाऊं, तो क्या यहां से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास होगी क्या? सर जी बिल्कुल नहीं होगी, और बिल्कुल पास नहीं होगी तो फ्लक्स कितना होगा? जीरो। क्या बात समझ में आ गई? अब यहां पर ध्यान से देखो सर, एरिया जो वेक्टर है सर वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है सर जी? मैग्नेटिक सर फील्ड के। हाँ बढ़िया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, क्या दोनों पैरेलल है? यस। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम है ना? अगर सेम है तो बात रखो, याद रखो दोस्तों, सर जी क्या बात मिलेगी सर जी? दोनों सेम हो गया। तो सर अब अगर इसको मैं परपेंडिकुलर रख रहा हूं यहां पर ऐसा, तो भाई यहां से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी। अब बोलोगे सर जी मैक्सिमम होगी, तो सर जी यहां पर मैक्सिमम आएगा। सेम यही कंसेप्ट ध्यान से देखो, अब जो कंसेप्ट मैंने यहां बताया वो यहां पर है, देखो। फॉर एरिया, एरिया के लिए सर, एरिया इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब एरिया वेक्टर का काम खत्म, ये वेक्टर का काम खत्म हो चुका, अब मुझे एरिया चाहिए। तो मैंने बोला दोस्त मेरे पास ये एरिया है, ये क्या परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के? यस। तो सर मैक्सिमम आपके पास मिलेगा। और अगर मैं एरिया को पैरेलल कर दूं मैग्नेटिक फील्ड के, तो एरिया को पैरेलल कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इन बातों को याद रखना। ये कंसेप्ट या कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आप लोगों से बनते हैं, देन मतलब आप लोगों को एग्जाम में आते हैं, देन आप लोगों से चीजें बननी चाहिए, देन आप लोगों से चीजें बननी चाहिए। ठीक है क्या दोस्त? ठीक है क्या? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक,
अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा और अच्छा कंसेप्ट चलेगा सर, उसको और लेवल में लेके चलेंगे। तो मैंने बोला मेरे प्यारे से मित्र, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि सर रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड या अगर मैं यहां पर रिलेशन की अगर बात करूं, है ना, रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन 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 बिटवीन 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 सर वेबर एंड मैक्सवेल। अभी मैक्सवेल कहां से आ गया भाई, ध्यान से देखो। सर जी ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, सर जी क्या है, हाँ बताता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पर जो बात लिख रहा हूं उसको याद रखिएगा। सर क्या है, वेबर इज अ ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स एंड मैक्सवेल is a CGS is a CGS यूनिट ऑफ फ्लक्स। याद रखिएगा ये प्यारी सी बात को, यहां पर याद रखना प्यारे प्यारे से मित्रों कि जो आप लोगों के पास वेबर होता है वो ऐसा यूनिट होता है सर फ्लक्स की, और जो आप क्या देख पा रहे हैं प्यारे से मित्रों, आप एक सेकेंड चीज देख पा रहे हैं, जो मैक्सवेल है इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ सर फ्लक्स। यानी सर आपके पास यहां पर याद रखना है सर, जो फ्लक्स होता है फ्लक्स की ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट के बिटवीन में क्या रिलेशन होगा। यार बात समझिए, यार बात समझिए, याद रखना है आपको सर 1 मीटर याद रखना, क्या बात याद रखेंगे सर, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि, अरे सर वी नो दैट, है ना, अरे सर अभी तक इंग्लिश में बता रहे थे हिंदी में आ गए क्या, अरे कोई बात नहीं, वी नो दैट सर, वी नो दैट 1 वेबर 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ये देखो ऐसा यूनिट बताया था मैंने, ऐसा यूनिट बताया था, है ना। याद रखो 1 वेबर बोलो, या 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला एंड 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये बात है सर जी। तो बहुत बढ़िया, ये मैग्नेटिक फील्ड वगैरह को यहां से खत्म कर दो, ये तो समझाने के लिए बताया था, कट करो इसको, है ना, आगे बढ़ेंगे। चलो अब याद रखना, लेकिन जो बात मैं लिख रहा हूं उस बात को समझेंगे। सर 1 वेबर इज इक्वल टू सर 1 टेस्ला याद रखना सर, टेस्ला की एक सीजीएस यूनिट होती है, वो उसको बोलते हैं हम 10⁻⁻⁴। सर कितना होता है 10⁻⁻⁴, सर गाउस, क्या बोलते हैं गाउस। याद रखना 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ गाउस होता है। इसके पहले वाले दो तीन इसके पहले लेक्चर लिया था उसमें बताया था मैंने आपको। और 1 मीटर स्क्वायर होता है भैया, अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आता है कि नहीं यार, कैसे कैसे कन्वर्ट करता हूं मैं चलिए, तो इसको लिखा जाएगा 10 बच्चों -8, बेस सेम होने पर पावर 8 होती है, ये हो जाएगा गाउस, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 1 वेबर इज इक्वल टू। क्या मैं ये बात को ऐसे बोल सकता हूं प्यारे बच्चों कि आपके पास 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁻8, जो गाउस सेंटीमीटर है इसी को बोला जाता है बच्चों मैक्सवेल। क्या बोला जाता है इसको, मैक्सवेल। तो आप इस बात को याद रख सकते हैं, आप इस बात को याद रख सकते हैं कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁻⁸ मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल होता है। इतनी बातों को आप लोग मेरे हिसाब से याद रखेंगे जल्दी से। क्या इतनी बातें समझ में आई, जल्दी से बातें समझ में आई। मेरे हिसाब से मैं कुछ गलती कर रहा हूं क्या, अरे यार, अरे यार माफी चाहूंगा, आप लोग बताते भी नहीं है सर जी, माफी चाहूंगा। माइनस कहां से आ जाएगा, प्लस आएगा सर, प्लस आएगा, याद रखो ना भाई, माफी चाहेंगे सर, याद रखेंगे कि आप लोगों के पास
सर 1 गाउस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता था, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर होता है। मापी चाहेंगे, मापी चाहेंगे, मापी चाहेंगे। थोड़ी गलती लिखे थे, सुधार दिए, है ना। पॉजिटिव की पावर आएगी, है ना। किसकी पावर आएगी दोस्त? पॉजिटिव की पावर आएगी। कहां भागी भाई? सर जी पॉजिटिव की पावर आएगी। ओके सर जी, पॉजिटिव की पावर थी, अपन ने इसको खत्म कर दिया। अब बढ़िया है, अब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इस बात को याद रख लेना प्यारे मित्रों। ठीक, क्या इतनी बातें समझ में आई भाई? फ्लक्स सही समझाने में यार लगभग आधा घंटा खत्म हो गया, आधे घंटे से ज्यादा खत्म हो गया। पर भाई समझ में आना चाहिए, भाई समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा में पड़ेंगे हैं। चलिए, क्या बातें समझ में आई? जल्दी से इसका आप आंसर दीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्या आपको बातें समझ में आई? तो फिर मजा आ जाएगा मेरे प्यारे से दोस्तों, फिर मजा आ जाएगा मेरे प्यारे से दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे मित्र मंडली। सर क्या शुरू करेंगे? तो सर जी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स, तो चलिए न्यूमेरिकल्स यानी संख्यात्मक क्वेश्चन को शुरू करते हैं। संख्यात्मक क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझेंगे, क्या क्या बातें बनेगी। सबसे पहली बात, सर क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। तो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1, 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर वाली एक आयताकार लूप जो 10⁻, यहां पर मैं बोलूं सर 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में, आयताकार लूप जो सर 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, रखा गया है। यदि इस लूप का तल तल सर पहला ऑप्शन, इस लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ऑप्शन नंबर 2 समांतर हो। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। ऑप्शन नंबर 3 चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण बनाए या बनाता हो तो फ्लक्स की गणना करें। यार बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया है हमने। इस प्यारे से क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट को कंप्लीट करेगा। तो यार मित्रों समझिएगा क्या बातें हैं और इसका क्या सॉल्यूशन बनना चाहिए। तो भाई अगर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में पहले हमारे पास सर एरिया की बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं क्षेत्रफल गिवन है ना। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या गिवन है दोस्त? तो क्षेत्रफल गिवन है सर जी 20 गुना 30 सेंटीमीटर, का मतलब है सर 20 3 दूनी 6 मतलब कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर इसको तो मीटर में लेते हैं,
और मीटर को लेंगे या मीटर में लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों सर जी 600 को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भैया सर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सर, भाग देते हैं, बड़ी राशि में कन्वर्ट करते हैं, भाग देते हैं। इसका मतलब सर ये 600 गुना सर कितना हो जाएगा 10 पर ऋण 4 की पावर और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर को सेंटीमीटर में लिखते तो गुना करते हैं ना, ठीक। अब अगर ये बात है, क्या इस बात को हम ऐसे ही लिख सकते हैं दोस्त, सर 600 है मतलब कि सर 6 गुना 10 पर ऋण 2 की घात और ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला दोस्त यहां तक तो बात समझ में आ गई। सर मैग्नेटिक फील्ड मतलब सर अपने पास बी दिया गया है 0.3 टेस्ला, बहुत बढ़िया सर जी। अब इतनी बात समझ में आ गई। सर पहला क्वेश्चन समझ में आता है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र, देखो यदि इस लूप का तल, तल मतलब सर प्लेन, सर जी क्या हो, सर जी अपने पास ये एरिया क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। इसका मतलब ये है कि जो अपने पास कोई प्लेट है, ये प्लेट का एरिया, सर एरिया सर मैग्नेटिक फील्ड के सर लंबवत है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो कई बच्चे यहां पर फंस जाते हैं, सर वो ये सिर्फ ये पढ़ते हैं लंबवत हो। भाई ये लंबवत हो नहीं पढ़ना है, ये भी बात पढ़ना है कि किसके और किसके बिटवीन का एंगल बन रहा है। यहां पर बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैंने बोला, इसलिए ये बात लिखा था, याद करो स्टार्ट में ये बात ये लिखी गई थी कि जो एंगल है सर जी वो बिटवीन है एरिया वेक्टर एंड सर बी वेक्टर के बिटवीन का एंगल है। सर एंगल जो थीटा होगा सर बिटवीन डीएस वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी सर एरिया वेक्टर और हमारे पास क्या है जी डीएल वेक्टर के बिटवीन का, यानी एरिया वेक्टर और सर बी वेक्टर के बिटवीन का एंगल है। पर ये तो हमारे पास क्या है सर, एरिया वेक्टर नहीं है। हाँ सर जी ये क्या है सर जी, प्लेन है। अगर प्लेन अपने पास 90 डिग्री है, इसका मतलब एरिया वेक्टर सर जी सर डीएस वेक्टर क्या होगा सर जी 0 डिग्री बनाएगा। हाँ सर बी वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा, उल्टी बात होती है। अरे याद करो दोस्त, याद करो इस कंसेप्ट को। अगर एरिया अगर आपके पास परपेंडिकुलर है तो भाई याद, एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो एरिया याद रखना सर पैरेलल होता है। तो 0 0 0 0 वाली बात करते हैं तो पैरेलल होता है। अगर वो पैरेलल है तो सर परपेंडिकुलर होना चाहिए, उल्टी बात दोस्तों। आगे आएंगे तो अपने पास फ्लक्स बनेगा, तो फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू सर ये बन जाएगा बी और ये हो जाएगा डी एस और ये हो जाएगा सर जी कॉस थीटा, मतलब बी की वैल्यू 0.3 और सर अपने पास ये हो जाएगा 6 गुना 10 पर ऋण 2 की पावर और कॉस थीटा की वैल्यू दोस्तों कॉस थीटा, यहां याद रखेंगे थीटा अपने पास कितना मिल रहा सर, थीटा इज इक्वल टू, यहां याद रखेंगे मित्रों जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सर किस किस के बिटवीन का एंगल चेक करना था, तो सर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन का। तो cos 0 ये हो जाएगा सर जी cos 0 डिग्री, याद रखेंगे 3 छक 18 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -2 और सर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब इसको छोड़ दो, खत्म करो। हा हा हा। तो भैया यहां याद रखना ये अपना सर जी क्या आ जाएगा, वेबर में आंसर आएगा। किस में आ जाएगा आंसर, वेबर में आ जाएगा। तो पहला आंसर आप लोगों के पास आ चुका, पहला आंसर आप लोगों के पास आ चुका, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, ठीक। आगे बढ़ेंगे मित्र दूसरे क्वेश्चन की ओर। सर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है ये बताइए, हाँ समझाएंगे भाई। सर चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो, अगर चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर हो जाए तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, मतलब सर जी अपने पास क्या बनना चाहिए फाई सर बी इज इक्वल टू सर ये क्या आ जाएगा बी और ये आ जाएगा डी एस और ये आ जाएगा कॉस 90 डिग्री। आहा ये समझना है दोस्त। तो कितना हो जाएगा सर जी फाई बी इज इक्वल टू सर बी अपने पास 0.3 डीएस अपने पास 0.6 इंटू 10 टू दी पावर -2। सर 0.6 नहीं था, माफी चाहेंगे सर ये ओनली 6 था, है ना 6 था, ठीक। अब इसको cos 90 की वैल्यू होती है दोस्तों 0, तो भैया इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फ्लक्स अपने पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा वेबर, ये आपके पास आंसर होगा। और अगर थर्ड की बात करेंगे दोस्तों तो थर्ड को भी समझ लीजिए, थर्ड को समझ लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, हाँ बढ़िया। तो जो थीटा की वैल्यू निकालोगे दोस्त वो 90 माइनस 30 करना, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। सर ये बात नहीं समझ में आती, कई बच्चों के समझ में नहीं आती, इसलिए बोला हूं एंगल को समझो, एंगल को फील करो। भाई पूरा लेक्चर आज खा जाऊंगा फ्लक्स पे, बिल्कुल टेंशन मत लेना।
है ना, नहीं पढ़ाऊंगा आगे, फैराडे लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझो, फील करो भाई क्या बात बोल रहा हूं मैं एक बात ये बोलना चाह रहा हूं कि जो आप लोगों के पास थीटा है, समझते हैं, मैंने बोला सर एरिया वेक्टर को ले, बोला भैया सबसे पहले एरिया वेक्टर, हाँ जी सर जी एरिया वेक्टर ये है, मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला ध्यान से समझो, ध्यान समझो, मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम देखेंगे, अब मैंने बोला बहुत बढ़िया सर जी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सर जी एरिया, अब एरिया क्या है, एरिया एरिया समझते हैं, तो एरिया वेक्टर को थोड़ी देर बाद समझो, पहले तो एरिया को समझ लेते हैं, पहले तो हम किसको समझ लेते हैं, एरिया को समझ लेते हैं। एरिया ऐसा होता तो 90 डिग्री बनाता, है ना, एरिया ऐसा, अब ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये अपने पास है। अब मैंने कहा जो एरिया को बोला, तो एरिया अपने पास तो ये बन रहा है सर जी, एरिया तो अपने पास ये, एरिया ऐसा बनता है सर जी, एरिया ये बन गया। एरिया इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो मैं बोल सकता हूं सर एरिया इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, पर एरिया वेक्टर तो ये बनता है ना, एरिया वेक्टर ये बनता है। अब मुझे बताओ एरिया वेक्टर और इसके बिटवीन का एंगल की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे मित्रों, ये कोण की बात करूं, ये 90 बनता है, तो मुझे ये एंगल चाहिए, तो सर जी 90 - 30 ही तो करूंगा, 90 - 30 करूंगा तो मुझे मिलेगा 60 डिग्री। इस बात को आपको याद रखना है मित्रों, इस बात को आपको याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, भूले से नहीं भूलना है, ये लिखा कोने में इधर, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो भैया अपने पास थीटा 60 डिग्री मिल गया, तो भैया फ्लक्स निकालना है, तो मिल गया सर जी फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डी एस, और ये आ जाएगा कॉस सर 60 डिग्री, तो बी की वैल्यू सर 0.3 इंटू सर ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻², कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है दोस्त 1/2, सर 2 से 6 कट गया 3 टाइम, तो भैया 3 3 जा 9, मतलब 0.9 इंटू 10⁻⁻², और ये आ जाएगा वेबर फ्लक्स फाई। क्या यार एक क्वेश्चन में मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया फ्लक्स का, ये बात समझ में आई क्या। हाँ, अगर ये तल नहीं बोलता, ये बोल देता सर यदि इस लूप का तल नहीं बोलता, इस लूप का एरिया वेक्टर, यानी सर सदिश, जो यानी कि सदिश क्षेत्रफल है, वो अगर एंगल बना रहा है, फिर चीजें बदल जाती, इस बात को याद रखना है। क्या क्वेश्चन से समझ में आई चीजें, क्या चीजें बदली, क्या चीजें कंसेप्ट समझ में आई, क्या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे आप लोगों से बनेंगे, क्या ये सारी बातें कंप्लीट हुई, क्योंकि यहां पर ये सारा कंसेप्ट लगने वाला है मेरे दोस्त पूरा चैप्टर भर, क्लियर है क्या, पूरा चैप्टर में यही चीजें चलेगी, इसीलिए इतने कंसेप्ट को मैं इतने डिटेल से सारी चीजों को बताया हूं। अरे क्लियर है मेरे बंधु, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार बता दो समझ में आया क्या, यार यार बहुत मेहनत से बता रहा हूं, जल्दी से बता दीजिए क्या बातें समझ में आ गई, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए समझ में आया क्या। तो फिर बढ़ते हैं हम लोग नए कंसेप्ट की ओर, जिसका नेम है सर, जिसका नेम क्या है सर जी, तो ये आप लोगों के पास फेराडे एक्सपेरिमेंट, फेराडे एक्सपेरिमेंट, यानी कि क्या कहें हम इसकी बात करें तो फेराडे के कुछ अनुप्रयोग थे या फेराडे के कुछ प्रयोग थे, ठीक है। तो फेराडे के प्रयोग देखते हैं, फेराडे भाई क्या बोलते हैं, यहां पर बोलेंगे सर जी फेराडे के प्रयोग, बड़े ही प्यारे प्यारे प्रयोग किए थे फेराडे भाई ने, उस प्रयोग को समझते हैं। सर फेराडे भाई का सबसे पहला प्रयोग ये माना जाता है, सबसे पहला प्रयोग आप ये याद रख सकते हैं कि, या जो बात ये कहेगा उस बात को पहले समझ लेते हैं क्या बात है। फेराडे भाई ये कहते हैं दोस्त, फेराडे भाई की बात ये याद रखिएगा, फेराडे भाई ये कहेंगे कि जो अपने पास सर फेराडे भाई क्या बोलेंगे, फेराडे भाई ये बात बोलेंगे कि अगर मैं चुंबक और सर बंद क्वाइल के बीच में सापेक्ष मोशन करवा दूं, सर इसके बिटवीन में क्या कर दूं, सापेक्ष मोशन करवा दूं, या फिर इससे पहले एक बात और याद रख सकते हैं आप, ज्यादा ही है तो फेराडे से पहले एक बात मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं, हम पढ़ रहे हैं सर, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का कंसेप्ट सिखा दो तो, हाँ बड़ा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले वो बता देता हूं मैं आपको, फेराडे को छोड़ो।
पहले हम पढ़ रहे हैं सर यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है सर, उसको बता दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताने की जरूरत तो नहीं है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हिंदी में बताने की जरूरत तो नहीं है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय, सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, जो हमने चैप्टर का नाम लिखा है। सर ये क्या होता है, ये जब ये इसकी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो बच्चों ये एक ऐसा फिनोमिना होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है, ये एक ऐसी परिघटना होती है जिसमें अगर मैं क्या बोलूं सर, बद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया जाए तो सर, अरे भाई इस बात को समझो, हिंदी में नहीं लिखता, हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश में नहीं लिखूं, चलो हिंदी में लिखते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं सर जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैं बोल सकता हूं सर वह फिनोमिना, वह परिघटना परिघटना जिसमें, वह परिघटना जिसमें क्या होगा सर जी, वह परिघटना जिसमें बद चुंबकीय फ्लक्स में, बद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया जाए तो, बद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया जाए तो, बद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए तो उसमें, तो हमें प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि सर हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित हमारे पास क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, यानी कि सर हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ, है ना। प्रेरित सर जी हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत वाहक बल की अगर हम बात करें तो क्या होगा सर जी, इसको बोलते हैं ईएमएफ ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ, है ना, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो, यानी जो वह परिघटना जिसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया जाए तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है या उत्पन्न हो जाता है, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि सर हमारे पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो परिवर्तन कर दिया जाए तो सर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये हमें को यहां से हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं सर जी, जिस परिघटना को या उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये बात बहुत बढ़िया सर जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं तो उसके बाद हम चलेंगे सर जी, अभी क्या बात होगी सर, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, फैराडे के एक्सपेरिमेंट बताऊंगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है समझ में आ जाएगा। फिर भी समझा देता हूं मैं कि अगर मैंने एक बोला सर कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूं ना भाई, इससे समझ में आएगा सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। अगर मैंने बोला, अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई मैग्नेट है और कोई क्वाइल है, अगर उन दोनों के बिटवीन में सर सापेक्ष मोशन करवा दिया जाए, चाहे दोनों को चला दिया जाए, चाहे एक को स्थिर रख के एक को चला दिया जाए, या एक को स्थिर रख के दूसरे को चला दिया जाए, तो सर इसको बोलते हैं सापेक्ष मोशन, रिलेटिव मोशन, है ना। अगर सापेक्ष गति करवा दिया जाए तो सर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कहते हैं। ध्यान से समझना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कहते हैं। तो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखा जाए, मैं यहां पर जो बात लिख रहा हूं ऊपर की ही बात लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूंगा सर जब
किसी चुंबक जब किसी व चुंबक व सरबंध परिपथ में, जब किसी चुंबक व बद्ध परिपथ में सापेक्ष गति करवाई जाती है तो उनमें विवा बल, तो उनमें भी मत बोलो, अच्छे से बोलो इसको, तो परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित या कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कहते हैं। ये देखो और बात समझ में आएगी इसको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना का कंसेप्ट। जब किसी कुंडली व बंद परिपथ में सापेक्ष गति कराई जाती है तो परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विवा बल प्रेरित हो जाता है, जिसे या जिस परिघटना को हम क्या कहते हैं सर जी, या जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कहते हैं। इस बात को याद रखना। यानी अब यहां से जो एक्सपेरिमेंट है वो शुरू होंगे, फिर हम इसके 2 लॉ बताएंगे। 2 लॉ को थोड़े दिन, यानी कि अब सर आज तो मेरे को नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, मैंने बोला था आज करवाऊंगा लेकिन नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस बात को समझते हैं, आज एक्सपेरिमेंट को तो कंप्लीट करके जाएंगे, एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करके जाएंगे। ध्यान से सुनो क्या बात है, नहीं समझ में आएगा तो अभी समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैंने कहा कि मान लिया जाए आपके पास एक प्यारी सी क्वाइल है। आप बोलेंगे सर बहुत शानदार, हमारे पास एक प्यारी सी क्वाइल है। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अरे भाई इसको अपन अंडू कर दे, सीधे कर दे, सीधे। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये अपने पास एक क्वाइल है। मैंने बोला इस क्वाइल में इस पार्ट को हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। मैंने बोला सर जी यहाँ पर एक सर्किट को हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ले लेंगे, ऐसे। ये हमने एक क्वाइल बना दिया, बहुत बढ़िया सर जी। सर दूसरी क्वाइल बनाई है तो दूसरी क्वाइल भी बना दिया, है ना। अब दोनों को क्या करेंगे सर जी हम लोग, तो दोनों को हम थोड़ा सा छुटका बनाएंगे सर जी। ये और एक क्वाइल ले लेते हैं यहाँ पर, तो जिससे मजा आ जाएगा अपने को। ये ठीक है सर जी, तो एक क्वाइल और ये बन गई सर। अब ध्यान से सर, एक क्वाइल और बनाई है तो सर जी एक क्वाइल ये बना दी है सर, है ना। एक क्वाइल हमने ये बना दिया, या क्वाइल को अभी अपन रैंडम तरीके से दूसरा तरीका ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ो। अभी ये 3 चीजों को देखिए, क्या बात है सर। अब मैंने बोला कि इसके साथ एक मैग्नेट ले लो, तो मैंने बोला मेरे भाई ये मैग्नेट लिए, है ना। ये हमने क्या ले लिया सर जी, मैग्नेट ले लिया। इसको फील कर देते हैं रेड कलर से, और यहां पर लिख देते हैं कि आपके पास ये नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है। इसको हम यहां लेकर के आ जाते हैं बंधु, ये आ गए अपन, यहाँ आ गए सर जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझेंगे कि भैया क्या बात है सर, पहली बार में अगर आप समझेंगे तो मैंने बोला नॉर्थ पोल को हम इस डायरेक्शन में लेकर के आ रहे हैं। फिर सर अगर मैं बोला तो सर इस डायरेक्शन में इसको वापस लेके चले जाएंगे, और सर तीसरी परिघटना में छोड़ देंगे। अब क्या बात होगी तो देखेंगे सर जी। पहली परिघटना, यहां पर सर अपन नॉर्थ पोल को ला रहे हैं सर, या नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं, और यहां याद रखिएगा इसकी जो वेलोसिटी हम ले रहे हैं दोस्त, 0 ले रहे हैं। 3 परिघटना ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 3 परिघटना। यानी सर पहले ही कंसेप्ट में हम देख रहे हैं
कि सर यहां पर हम चुंबक को गति करवा रहे हैं। पहली परिघटना में क्या देख रहे हैं सर जी, चुंबक को गति करवा रहे हैं। दूसरी परिघटना जो बताऊंगा उसमें हम मैग्नेट चुंबक को छोड़ देंगे और सर परिनलिका को क्या करवाएंगे सर, मोशन करवाएंगे, परिनलिका को चलाएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर मैंने बोला ये मैग्नेट है और मैग्नेट को मोशन करवा रहा हूं, मैग्नेट को चला रहा हूं, मैग्नेट में गति करवा रहा हूं, तो भैया मैग्नेट जैसे ही चलेगा। अगर मान के चलो, पहले रेस्ट वाली कंडीशन को समझते हैं, रेस्ट वाली कंडीशन। ठीक, मैंने बोला मेरे प्यारे से मित्रों, मेरे प्यारे से मित्रों, इस बात को समझो कि भाई अगर मैंने यहां पर ये बात कही, मैंने ये बात कही कि अगर यहां से, अगर मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि यहां से सर जी ये अपने पास क्या आ गई सर जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी। मैंने बोला सर बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लेकर के आ गए। तो बोलेंगे सर जी बहुत शानदार, ये मैग्नेटिक फील्ड लेकर के आ गए। अब मैंने बोला दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी चली जाएगी, आप बोलेंगे सर जी बहुत शानदार, और तीसरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी कुछ चली जाएगी। मैंने बोला खूब, बहुत शानदार। मुझे एक बात बताइए, अगर क्या अब यहां पर अभी दोनों में मोशन हो रहा है, यहां पर याद रखिएगा, यहां पर याद रखिएगा सर कुंडली किसमें होगी सर, क्वाइल इज रेस्ट, जो क्वाइल होगी COIL, क्वाइल एट रेस्ट, एट क्या होगी बच्चों, रेस्ट होगी। सर क्वाइल किस में होगी, आप लोगों के पास रेस्ट में होगी। तो मैंने बोला क्वाइल नहीं चल रहा सर, मैग्नेट भी नहीं चल रहा, दोनों अगर नहीं चल रहे हैं तो भाई मैं क्या बात बोल सकता हूं, क्या सर यहां पर बद्धचुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं। देखो दोनों में सापेक्ष गति होना चाहिए, या तो क्वाइल चलना चाहिए, या तो मैग्नेट चलना चाहिए, या तो दोनों चलना चाहिए दोस्त, है ना। अगर दोनों में मोशन होगा तो सर जी क्या बात बनेगी सर जी, अपने पास ये बात ये बनने वाली है कि भैया सर बद्धचुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में क्यों परिवर्तन होता है, देखो ध्यान से सुनो। मैंने बोला सर मैग्नेट, पहले यहां पर देखा अगर मैग्नेट को अभी नहीं चला रहा, फॉर एग्जांपल इस बात को अपन ऐसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला मेरे प्यारे मित्र, ये मैग्नेट को पकड़ा, मैंने मैग्नेट को नहीं चलाया अभी, लेकिन मैं मैग्नेट को चला दूं तो सर यहां पर फ्लक्स देखो, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। दूर लेके आया, दूर लेके आया तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गया, मतलब फ्लक्स भी डिक्रीज हो गया। सर पास लाए, दूर ले गए, 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 पास लाए, दूर ले गए। सर इससे क्या बात समझ में आई? इससे बात ये समझ में आई मेरे प्यारे से मित्र कि सर अगर हम मैग्नेट को चला रहे हैं या कॉइल को चलाएंगे तो सर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। फ्लक्स का फार्मूला, फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू BDS, और ये होता है कॉस थीटा। भाई अगर बी को बढ़ा दिया जाए तो सिंपल सी बात है फ्लक्स भी बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो भाई इस बात को समझो कि सर फ्लक्स बढ़ेगा मतलब चेंज हुआ, पहले कुछ और रहा होगा फिर कुछ और हो गया। तो सर यहां पर क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। EMF इंड्यूस होने का मतलब है सर जी यहां पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी सर जी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन अभी तो ये कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो प्रेरित धारा बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होगी। ठीक, हाँ। अब अगर मैं नॉर्थ पोल को लेकर आ रहा हूं, यहां से शुरू करता हूं, नॉर्थ पोल को लेकर के आऊंगा दोस्त, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सर जी, पास लेके आएंगे तो इंक्रीज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो ओ हो सर मैग्नेटिक फील्ड, सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सर जी, यहां पर इंक्रीज हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है सर जी, इंक्रीज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी तो याद रखना यहां पर क्या होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। और अगर करंट फ्लो होगा तो भाई यहां याद रखेंगे सर नॉर्थ पोल पास में लेकर के आएंगे तो सर जी यहां पर अपने पास क्या होगा कि करंट बनेगा, तो मतलब इस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी बनने वाली है, यहां पर करंट की डायरेक्शन ऐसी बनेगी, करंट उत्पन्न हो जाएगा, इंड्यूस करंट मिलेगा। ठीक है, जैसे ही नॉर्थ पोल को मैं दूर लेके जाऊंगा तो सर जी यहां फिर अगेन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सर अपने पास, डिक्रीज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सर जी फिर यहां पर करंट बनेगा, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, है ना। फेराडे भाई ने करंट की डायरेक्शन नहीं बताई थी, फिर आप बता क्यों रहे सर, बता देता हूं यार, बता देता हूं, है ना। ये डायग्राम इनको याद रखना, जब लेंज लॉ पढ़ाऊंगा, जब लेंज लॉ पढ़ाऊंगा, आज तो फेराडे लॉ नहीं होंगे तो कल लेंज लॉ और फेराडे लॉ दोनों होगा। तो जब लेंज लॉ बताऊंगा तब याद रखना कि डायरेक्शन भी सिखाऊंगा और यही डायरेक्शन लिखूंगा वहां पर, है ना। जब नॉर्थ पोल अभी कुछ नहीं बता रहा, अभी छोड़ के चल रहा हूँ, है ना, आप लोगों के लिए टास्क है, याद रख लेना, है ना। तो भाई अगर मैंने बोला नॉर्थ पोल को पास लेकर के गया तो सर जी क्या बात होगी, और नॉर्थ पोल को दूर लेकर के गया तो हो गया फ्लक्स चेंज। देखो पास में लेके जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा,
सर अपने पास क्या आएगा, करंट आएगा। सर दूर लेके गया, सर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, मतलब चेंज हुआ, सर फिर से करंट जनरेट होगा। बात समझ में आ गया। लेकिन अगर रेस्ट में है तो फिर सर फ्लक्स नहीं बदल रहा है, फ्लक्स नहीं बदल रहा मतलब सर करंट इंड्यूस नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई। जरूरी नहीं है कि मैग्नेट ही मोशन करे भैया, याद रखना सर क्वाइल भी मोशन कर सकती है, क्वाइल भी मोशन कर सकती है ना। यहां लिख देता हूं मैं, उसका डायग्राम बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि चुंबक ही मोशन करे, गति करे, कुंडली भी गति कर सकती है, कुंडली भी गति कर सकती है। इस बात को याद रखना, ठीक ठीक है। तो दोस्त ये फैराडे के एक्सपेरिमेंट थे। कल हम पढ़ेंगे, कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। तो माफी चाहूंगा दोस्तों, मैंने बोला था कि फैराडे लॉ आज कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन यार इतनी चीजों को ही समझाने में, डिटेल समझाने में समय हो गया। तो कल हम फैराडे लॉ पढ़ेंगे, है ना। कब पढ़ेंगे सर जी, टुमारोज गोल, है ना कि सर कल, कल हम पढ़ने वाले हैं सर, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत डिटेल लगी होगी, बहुत मजा आया होगा समझने में। तो दोस्तों कल आप लोगों से मिलेंगे अगेन इसी समय पर, तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।